नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न ऑफिसर्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं बीपीएससी के, एईडीओ के, बिहार एसएससी के या बिहार दरोगा के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में एक प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है। उस प्लेलिस्ट में आपको जनरल साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियोस, लेक्चर हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको दिया जा रहा है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग मॉडर्न ऑफिसर्स के तरफ से बीपीएससी के जितने भी एग्जाम, डीएसओ, सिविल सर्विस का पीटी या फिर असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एईडीओ का, बिहार सीजीएल का जो अभी एग्जाम होने वाला है +2 लेवल, और जो हमारा ग्रेजुएट लेवल का जो सीजीएल का एग्जाम है जिसका ऑलरेडी फॉर्म भरा रहा है अभी, और बिहार दरोगा जो 1799 पोस्ट है ना, उसके लिए जितना भी जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है जिसमें एटलीस्ट आपको 30 to 40 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको देखने को मिलते हैं, उस सारे सेक्शंस को अगर आप इस चैनल पे देख लेते हैं तो इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद अगर आप लगाते हैं तो हमारी गारंटी है कि आप एक सारे सवाल को एकदम चवन्नी भर का समझ के उसको बना पाएंगे। दोस्तों मॉडर्न ऑफिसर्स में हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी की टीम है जो दिन रात मेहनत कर रही है आपको हम एग्जाम्स में सफलता दिलाने के लिए। इसके साथ साथ ये अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है जनरल साइंस पे चल रहा है, इसके बाद हमारा सेपरेट सारे सब्जेक्ट पे आएगा, हिस्ट्री पे भी आएगा, इकोनॉमिक्स पे आएगा, पॉलिटी पे आएगा, हमारे ज्योग्राफी पे आएगा, बिहार स्पेशल पे आएगा। तो आप अपने अभी तक अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इसमें जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं सभी का एक्सपीरियंस 8 से 10 साल का है, अनअकैडमी का, दृष्टि आईएएस में लोग काम कर चुके हैं। सो होप आपसे ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत के साथ हमारी टीम काम कर रही है, चूंकि एक नया चैनल है। ये प्लेलिस्ट आप अभी देख पा रहे होंगे, कंटेंट अभी मार्केट में यूट्यूब की दुनिया में अभी ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई नहीं दे रहा है, तो मेहनत लगती है दोस्तों। इसीलिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट चाहिए कि आप इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम आज लाइट चैप्टर को अगर हम देखें तो ये बीपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, जो दरोगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने बस कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके लिए लगाया है। आप देखिए कि ऑप्टिक्स का जो लाइट का जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स में। हर एक एग्जाम्स में इस अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा तो लाइट से क्वेश्चन आना ही आना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है दोस्तों, है ना। तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी जो भी लेक्चर सीरीज आपको इस प्लेलिस्ट में देख रहे होंगे, सब जो इंपॉर्टेंट थीम है। साइंस तो पढ़ने का बहुत है, फिजिक्स पढ़ने का बहुत है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आता है। हमको यहाँ पे पीएचडी नहीं करने बैठे हैं, हमको सीधा यहाँ पे एग्जाम्स को निकालना है। एग्जाम्स लेकर के सिलेक्शन के बाद आपको जहाँ जो चीज को पढ़ना है आप पढ़ते रहिएगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपको 43rd बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून। आप देखिए अगला क्वेश्चन लेंस से क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये डायोप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, पावर ऑफ लेंस से पूछा गया है, लाइट का शैडो से क्वेश्चन पूछा गया है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है। फिर हमारा जो मिरर का जो पोर्शन है, जो कि हम ऑप्टिक्स में ही अभी पढ़ेंगे आने वाले समय में, उसमें ही देखेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जो 70वीं री एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद आप 67वीं का जो पेपर है जो कि पोजिशन ऑफ मिरर्स, तो आप जब इस लेक्चर को अगर पूरा आप देख लेते हैं, कंप्लीट देख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए ये 2-3 पार्ट में लेक्चर आएगा, क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर होता है। अगर आपको देखना है तो ऐसे तो एक वीडियो में 10 मिनट में लोग लाइट को खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके लिए हो सके तो ये वीडियो 1-2-3 पार्ट में करके आएगा, है ना। इसमें पूरा ऑप्टिक्स का पार्ट, पूरा ह्यूमन आई का पार्ट, है ना,
पूरा रिफ्रैक्शन सारा का सारा इसमें ऐड रहेगा। तो चलिए हम लोग अब बिना समय गवाए इसको शुरू कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को पता है लाइट क्या होता है। लाइट होता क्या है? लाइट, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आई एम सॉरी दोस्तों। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी का कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आपको हमको पता है हमें लाइट कहाँ से मिलता है, हमें सन से लाइट मिलता है, सनलाइट उसको हम लोग बोलते हैं। वो क्या होता है? एक प्रकार से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशंस टू सीइंग। हमको किसी चीज को देखने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है जो हमारे आंखों पे पड़ती है और हमें दुनिया दिखती है, हमें रंग बिरंगी दुनिया देखने को मिलती है। जो लाइट क्या, अगर आप इसको बेसिक से देखेंगे कि लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आप पूछेगा सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ना। देखिए कुछ वेव्स होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको ईएम वेव्स भी बोलते हैं, वो क्या होता है। देखिए सन, ये हमारा सन है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहां से जो लाइट आएगा, अब हमारा ये एटमॉस्फेयर है, आपको पता है वायुमंडल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यहां से लाइट जो हमारी पृथ्वी पे आती है, तो वैसा लाइट जो कोई भी मीडियम जिसका जरूरत ना हो, जिसको कोई मीडियम की आवश्यकता ना पड़े ट्रैवल करने के लिए, वैसे लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। बस आप इतना समझिए। हम लोग मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको हम लोग ईएम वेव्स के चैप्टर में अलग से देखेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है बीपीएससी में, है ना। ये जो हमारा चैप्टर है, देखिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। तो जो बिना, अब हमको पता है ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, ये इसके बीच में जो है एक वैक्यूम है ना। ये क्या है? स्पेस है, जिसको हम लोग स्पेस या वैक्यूम कहते हैं, है ना। इसके में लाइट देखिए बिना मीडियम के ट्रैवल कर रही है। तो जो लाइट जो बिना मीडियम का ट्रैवल कर ले, जिसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, कोई भी मटेरियल मीडियम का मतलब कि जैसे कि अभी आप यहाँ पे धरती पे खड़े हैं और आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना। ये आप यहाँ पे खड़े हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं तो ये सुन रहा है, तो साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ मीडियम है जिसके कारण से आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना। तो वैसी चीज जिसमें हम लोग किसी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, और उसमें अगर कोई चीज ट्रैवल करती है, उसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। दोस्तों एक चीज और आपको हम बता देते हैं, लाइट हमारा जो होता है, लाइट हमेशा डुअल नेचर का शो करता है। लाइट डुअल प्रॉपर्टीज शो करता है। लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है वेव नेचर, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, वेव नेचर। लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है वेव नेचर। दूसरा जो हमारा होता है पार्टिकल नेचर, है ना। कुछ साइंटिस्ट क्या, सभी लोगों को पता है लाइट डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। एग्जाम्स में आपसे क्या पूछेगा, इतना तो आपको सब कोई पढ़ाएगा। आप लोगों ने बचपन छोटे क्लासेस में 8 क्लास में, 9 क्लास 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11 12 में भी पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम्स में देखिए क्या पूछेगा। लाइट, देखिए हमारा जो लाइट है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक होता है ना, बैंड ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना उस रेनबो क्या है, उसमें डिफरेंट तरह के लाइट है। उसी तरीके से एक बैंड है ना। एक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं बैंड ऑफ लाइट। पूछ देगा व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बैंड ऑफ लाइट, बैंड ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। एग्जाम्स में आपसे पूछेगा कि जो लाइट जो है ये कितना बैंड में है। जैसे कि आप देखिए ये है ना, ये देखिए इसमें क्या है, एक बैंड ऑफ लाइट है ये, है ना। ये लाइट जो होता है डिफरेंट वेव्स में कहां लाई करता है, वहां पे है। तो इसको हम लोग एंगस्ट्रम में नापते हैं। एंगस्ट्रम में हमको पता है वेवलेंथ नापा जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्स में आपसे पूछेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए साथ साथ समझने के साथ साथ हम लोग कुछ फैक्ट्स को भी ध्यान रखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये
कृपया करके आप दिमाग में से ना निकाले, है ना। जैसे तो लाइट का जो विजिबल लाइट का जो कहां से कहां तक 319 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम से हमारा 7800 एंगस्ट्रम तक लाई करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है कि विजिबल लाइट जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इसी को स्पेक्ट्रम बोलेंगे, है ना। ये हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होते हैं, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है, 280 ये सब हजार में होते हैं, है ना। जैसे 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक ये हमारा विजिबल लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ होता है, उसका जो किस रीजन में लाई करता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम लोग ईएम वेव्स में पढ़ेंगे तो उसमें और देखेंगे, ये जो अभी मैं बैंड ऑफ लाइट के बारे में बता रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा बस, लेकिन इसको आप समझिए। देखिए, एक लाइट का एक रेंज होता है ना, जैसे सबसे पहले होता है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा गामा रे, है ना। फिर होता है कॉस्मिक रेज के बाद हमारा क्या होता है, एक्स रे, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना। फिर हमारा विजिबल लाइट देखिए यहां पे शो करता है जो बैंड ऑफ 7 कलर है ना। कॉस हम लोगों ने एक ट्रिक से याद कर रखा है इसको, ये एग्जाम्स में आपसे पूछता है, कॉस गा एक्स यू बी आई एम आर। फिर ये हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, और ये हो गया माइक्रोवेव, जो आपका माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस जो घर में आप यूज करते हैं, और ये होता है हमारा रेडियो वेव्स, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा बीपीएससी का एक फेवरेट जोन है, एक फेवरेट थीम है जिसमें ये सवाल पूछेगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं, कॉस गा, है ना, कॉस गा एक्स यू वी आई एम आर, ऐसे करके आप इसको याद करते हैं, कॉस गा एक्स यू बी आई एम आर। तो ये विजिबल जो लाइट है ना, हम लोग इसको अभी पढ़ रहे हैं। ये जो विजिबल लाइट है, जो हम लोग को दिखता है, इसी का जो रेंज है ना, ये 3900 एंगस्ट्रम से कहां तक लाई करता है, ये लाई करेगा 7800 एंगस्ट्रम तक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे सवाल आएगा, या हर साल एक सवाल आना है, बिहार दरोगा में या फिर बिहार सीजीएल में एक सवाल आएगा। और ये जो रेंज आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बीपीएससी का बहुत फेवरेट जोन है, वहां से ये सवाल पूछता ही पूछता है। होप आपको ये समझ में आएगा, आ गया होगा, है ना। देखिए अब हम लोग लाइट पे वापस चलते हैं। हम लोग ने जो लाइट ये जो पढ़ रहे थे, है ना, ये वेव्स के हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, वेव्स को समझ लिया, है ना। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, और एक मटेरियलिस्टिक वेव होता है, जिसको मीडियम का जरूरत हो, जो मीडियम, जैसे साउंड जो होगा, अगर आप वैक्यूम में सुनिएगा, स्पेस में देखिएगा, एस्ट्रोनॉट जो होता है, जब मून पे एस्ट्रोनॉट है या स्पेस में होगा, तो वो एक आर्टिफिशियल चीज लगा करके आर्टिफिशियल अपना ट्रैक सूट से सुनता है ना, वो ऐसे बोलेगा तो नहीं, बिकॉज स्पेस में तो वैक्यूम है, कोई प्लेस है ही नहीं। तो साउंड हमारा क्या होता है, एक मटेरियलिस्टिक वेव है ना। ये साउंड वेव्स क्या है, एक हमारा मटेरियलिस्टिक वेव है। लेकिन लाइट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास सन से स्पेस में, सन से स्पेस होकर ही लाइट आपके पास आ रही है। तो लाइट क्या होती है, लाइट एक, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन लाइट इसके साथ साथ ही जब ये धरती पे है, जब हमारे सोलर सिस्टम में, ये सॉरी हमारे जो अर्थ के वायुमंडल में है, तो लाइट हमारा एक और पार्टिकल शो करता है, एक और प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। ये हम लोगों ने अभी आपको देख लिया। अब जैसे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी और क्या पूछता है, एक इंपॉर्टेंट थीम जो बीपीएससी पूछता है, आपको वो भी बता देता हूं। देखिए कभी कभी पूछता है कि ये जो मैंने वेव नेचर बताया है ना, ये वेव नेचर और ये पार्टिकल नेचर, ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कौन कौन
शो करता है। लाइट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करता है। अभी हम लोग उसको देखेंगे आगे। बस जो देखिए जैसे जैसे मैं चलते जा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से गौर पूर्वक सुनिएगा, एक को 2-3 बार रिपीट करके भी सुन लीजिएगा। हम यहाँ पर लाइट को इस तरह से पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो घिसे पीटे तरीके नहीं जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। मॉडर्न तरीके से पढ़ें, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, है ना। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए जो हमारा वेव नेचर कौन कौन सा लाइट का जो लाइट बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करती है ना। लाइट एक बहुत बड़ा फेनोमेना शो करता है। तो कौन कौन सा चीज जो वेव नेचर एक्सप्लेन करता है, एक बीपीएससी ने इस पर सवाल पूछ रखा है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्रोमटम इफेक्ट हो गया, है ना। ये सब हम लोग अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, है ना। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। वेव नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले क्या क्या एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट का ये प्रॉपर्टी है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में करता है। हम लोगों ने बचपन में वो ऐसे करके देखा भी होता है ना। अगर आप ये सीधा देखोगे तो पाइप से लाइट आपको आर पार दिखेगी, लेकिन यही अगर इसको आप बेंड कर दोगे तो ये यहां से आपको लाइट नहीं दिखेगी। इसके यहाँ पे लिए आपको कुछ रिफ्लेक्टर लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे देख पाइएगा, है ना। तो ये जो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन होता है ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है। और ये कौन सा नेचर, लाइट का कौन सा नेचर से एक्सप्लेन होगा? वेव नेचर। याद रखना, बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, दरोगा में क्वेश्चन पूछेगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय विच नेचर ऑफ लाइट। वहां पे जाके कंफ्यूज नहीं होना है और ढेंचू करके नहीं आना है। वहां पे सीधा बोलना है कि मॉडर्न ऑफिसर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। उसके साथ साथ जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बस छोटे क्लासेस में। रिफ्लेक्शन जो है, अभी हम लोग इस पे भी डिटेल में अभी देखेंगे। रिफ्लेक्शन जो है हमारा वेव नेचर एक्सप्लेन करता है। रिफ्रैक्शन अभी बस आप सुनते रहिए, है ना। आपको कुछ नहीं, सत्यनारायण भगवान की तरह आपको सुनते रहना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लाइट का, कौन सा फिनोमेना लाइट के किस नेचर पे रिफ्लेक्ट से एक्सप्लेन होता है। रिफ्लेक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्रैक्शन, ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करे जाएंगे, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बस आपको याद रखना है ना। अभी हमको देखिए ये सब एक एक करके मैं बताऊंगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जितना जो फेनोमेना लाइट शो करता है, पोलराइजेशन, क्या करके सबके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ऑल आर एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट के द्वारा क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है ना। ये चीज आपको याद रखना है। अब भाई आएगा तो भाई ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, ये क्या चीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या करेगा, तो आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया है ना। क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये जो है ये सब किसके द्वारा दिया जाएगा? ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया है, और क्रोमटम इफेक्ट, ये दोनों जो है आपको स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ये दोनों जो है क्वेश्चंस एकदम श्योर शॉर्ट, आप प्रीवियस ईयर में जाकर के देखिए, आप या घटना चक्र बना रहे हो या किन्हीं और का कोचिंग का कोई मटेरियल बना रहे हो, उसमें जाके देखिए कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ लाइट से बीपीएससी भर भर के सवाल पूछा है। तो होप आज के बाद आप ये इसमें कंफ्यूज ना होंगे। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं, लाइट का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लाइट का सारा प्रॉपर्टीज, इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम लोग देखते चलेंगे। लाइट का जो स्पीड होता है, कितना होता है? लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं? c से। और ये क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना।
जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से अदर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होता है। तो होप आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। अब देखिए लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अभी हम लोग लाइट का एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जो कि पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो होता है एक रिफ्लेक्शन करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी सरफेस पे टॉर्च जलाइए, ऐनक पे जलाइए, उसको अगर एक थोड़ा सा एंगल से करिएगा तो लाइट क्या है, देखिए यहाँ पे लाइट, ये ग्लास है, लाइट पे क्या हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन द सोर्स when it travel from the source to the object। जो लाइट है, अंग्रेजी में, हिंदी में इसको ऐसा समझे कि लाइट का जो बाउंस होता है, जो बाउंसिंग बॉल होता है ना जी, जो बचपन में छोटा वाला बॉल खेला होगा, क्रिकेट बॉल, वो निविया वगैरह का, उसमें देखा होगा कि बॉल बाउंस करता है। तो जब भी लाइट अगर सोर्स, इसको क्या कहते हैं फिजिक्स में, सोर्स से अगर लाइट चला है, और लाइट हमको पता है देखते लीनियर प्रोपगेशन यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और वो सरफेस से टकराएगा और वो बाउंस करेगा, तभी आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं। अगर आप अपने कमरे की अभी लाइट को बंद कर दीजिए तो आपको लाइट नहीं दिखेगा, बिकॉज लाइट का सोर्स खत्म कर दिया है आपने, है ना। तो हमेशा इसको याद रखना है, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना, ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक और आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा लुमिनस बॉडी। आप लोग पढ़े होंगे लुमिनस बॉडीज। लुमिनस बॉडीज किसको कहते हैं, लुमिनस बॉडी वैसे बॉडी को कहते हैं जिसका खुद का लाइट हो, जो किसी और के लाइट से नहीं चलता हो, जो किसी और के लाइट से नहीं चलता हो। जैसे कि सन क्या है, सन का खुद का लाइट है, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, ये सब क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी के साथ दूसरा जो टॉपिक होता है, वो दूसरा जो चीज है इसी का जुड़वा भाई, नॉन लुमिनस बॉडी। अगर आप देखेंगे तो नॉन लुमिनस बॉडी में किसका, इसी का उल्टा हो जाएगा, जो किसी और के लाइट से चमकता है, जिसका खुद का लाइट नहीं होता है। जैसे कि मून क्या है, एक नॉन लुमिनस बॉडी है। मून टेक्स हेल्प ऑफ सन टू शाइन। चांद कैसे चमकता है, चांद चमकता है सूर्य के लाइट से। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होता है। चलिए हम लोग अपने लाइट के पे वापस आते हैं। एक चीज आप देखिए कि बीपीएससी कभी कभी सवाल पूछता है फैक्ट बेस कि भाई ये जो सन है, सन से अर्थ में लाइट आने में कितना टाइम लगता है भाई, तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है। कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है। कितने सन से अर्थ तक लाइट कितने मिनट में ट्रेवल करता है, 8। अगर प्रिसाइजली अगर बोले तो 8 मिनट 19 सेकेंड में लाइट सन से अर्थ के पास आ जाता है। देखिए जितने भी जो मैं फैक्ट बताते जा रहा हूं, आप उसको प्लीज 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 याद करते चलिए। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो सन से लाइट आ गया 8 मिनट 19 सेकेंड में। अगर 8 मिनट देगा आप उसको टिक करेंगे, 8 मिनट 19 सेकेंड है तो आप इसको टिक करेंगे। आप ये ऑप्शन के आधार पर आप इसको टिक करेंगे। उसी के साथ में अगला, तो मून से लाइट कितने देर में अर्थ के पास आएगा, ये आता है 1.3 सेकेंड में। मून से लाइट अर्थ पे आने में कितना टाइम लगेगा, 1.3 सेकेंड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको हमने बता दिया। अब देखिए रिफ्लेक्शन समझते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स टू द आई, फ्रॉम द सोर्स टू द पर्सन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का 2 लॉज होता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 लॉ को फॉलो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज समझिए। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। एक क्या होता है, इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए
जब आप अपने घर में, अगर आप बिना प्लास्टर वाला घर में है, जिसमें प्लास्टर नहीं लगा है, उसमें आप एक एलईडी बल्ब जलाइए, और जब आप एलईडी बल्ब जलाइएगा 9 वाट या 10 वाट का, जितना का भी, तो आपको वही एलईडी बल्ब से आपको लाइट कम दिखेगा। और वही एलईडी बल्ब को जब आप अपने अपने रूम को अच्छा से पुट्टी वुट्टी करा करके व्हाइट पेंट करा दीजिए और वही एलईडी बल्ब को जलाइए, तो अब आपको लाइट ज्यादा दिखता है, अब आपको जो विजिबिलिटी है आपको अच्छी मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? लाइट तो वही, इलेक्ट्रिक बल्ब तो वही है 9 वाट वाला, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द सरफेस, बिकॉज ऑफ द सरफेस। अगर आपका सरफेस प्लेन है, अगर आपका सरफेस क्या है, प्लेन है, एकदम पूरा उसको अच्छा से पुट्टी कर दिए, तो वही 9 वाट वाला जो एलईडी बल्ब है वो आपको ज्यादा लाइट देगा। और अगर आपका सरफेस इर्रेगुलर है तो वही 9 वाट का बल्ब आपका लाइट क्या होगा, अब विजिबिलिटी कम जाएगी। इसका मेन कारण है बिकॉज जो लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का जो पाथ था वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। एक लाइट इधर जाएगा, इससे जाएगा, मींस लाइट स्कैटर कर जाएगा ज्यादा, इसलिए आपको प्रिसाइजली नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला इमेज देखिए, इस इमेज में देखिए लाइट क्या है, एक प्लेन सरफेस है, इसीलिए वहां पे रिफ्लेक्शन अच्छा होगा और आपकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी विजिबिलिटी एकदम बढ़िया हो जाती है। इसलिए इस जहां पे प्लेन सरफेस हो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जहां पे सरफेस क्या है, इर्रेगुलर है, सरफेस क्या हो गया, इर्रेगुलर, डिफ्यूज है, ऐसा सरफेस है, खुदरा खुदरा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लाइट का क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। इसीलिए वही 9 वाट का जो एलईडी बल्ब है आपको कम रोशनी देगा, है ना। इसीलिए ये फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, और अपने रूम में पेंटिंग वगैरह अच्छा कराइए, व्हाइट पेंट कराइए, विजिबल कराइए। अगर आप देखिए, अगर आप रूम को ब्लैक से कर दीजिएगा ना पेंट, पुट्टी भी करा दीजिए, लेकिन एक चीज आपको पता है, जो ब्लैक होता है ना कलर, डार्क अब्जॉर्ब मोर हीट, है ना। डार्क क्या करता है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये इसके एप्लीकेशन में डार्क, आप काला कपड़ा पहनिए, इसलिए सजेस्ट करता है कि ठंडक के दिन में हमें ब्लैक कपड़ा देखिए। इसीलिए देखिएगा जितना भी जो जैकेट वगैरह होता है सब ब्लैक कलर में आपको ज्यादा दिखेगा। क्यों? कि ठंडा के दिन में ऐसे भी माहौल एकदम ठंडा रहता है ना, उसके कारण से। लेकिन बॉडी को तो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा भी कहीं भी हीट मिलता है, इसीलिए हमें हमारा जो स्वेटर जैकेट अधिकतर देखिएगा वो ब्लैक कलर में आपको ज्यादा दिखता है, स्वेटर वगैरह। इसी क्यों वह सब इसलिए बनाया जाता है ताकि ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करे, है ना। तो ब्लैक जो होता है वो हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करता है। इसको आप प्रैक्टिकल घर पे भी देख सकते हैं। अगर आप काला कपड़ा को अगर छत पे सुखाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी सूख जाएगा। बगल में कोई सफेद कुर्ता कपड़ा है, वही उसी ब्रांड का और उसी टेक्सचर का, तो उसमें वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा। तो इसके से हमें पता चलता है कि जो डार्क है आपको वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और डार्क विजिबल भी कम होता है। इसीलिए रिफ्लेक्शन का ये आपको सोचे कि आपको बता देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, है ना। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जो मैं वर्डिंग बता रहा हूं आप उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, है ना। देखिए जब भी कोई लाइट आएगा सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये लाइट है, लाइट को हम लोग फिजिक्स में ऐसे डिनोट करते हैं, इसे इंसिडेंट रे या इनकमिंग रेज, और यहां से ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब यहां पे हम लोग एक समझने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल, सॉरी ये थोड़ा सीधा नहीं हुआ, है ना, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहां पर का जो एंगल है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझिएगा। चलिए देखिए जो यहां का जो एंगल है और यहां पर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस रे के द्वारा इंसिडेंट रे के द्वारा बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लाइट का जो फर्स्ट लॉ जो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
फिजिक्स में हम लोग एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं और आई को, इसको शॉर्ट में आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जो द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal to the surface are all lie in the same plane। अब जिससे सेम प्लेन थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रहा है, इसके सेम प्लेन क्या होता है? देखिए सेम प्लेन का मतलब होगा कि ये जो लॉज है ये सब जगह मान्य होगा। ये हमेशा ऐसे भी है, ये अगर ऐसे है, अगर ये हॉरिजेंटली आप अगर देख रहे हैं तो भी ये ऐसे एक ही प्लेन में रहेगा। उसी तरीके से अगर प्लेन को आप चेंज करें, मान लीजिए आपका सरफेस ऐसे है तो भी जो हमारा ये एक ही प्लेन पे ऐसे रहेगा, है ना। यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये कोई भी सरफेस आप करिए, एक सरफेस आपका ऐसे होगा, चाहे ऐसे है, इस पे भी आप ऐसे नॉर्मल डालिएगा, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये यही प्लेन होता है। किसी भी तरह का जो ये रे जो है ये सब एक ही प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि एक ये इसका जो पोजीशन है ऐसे हो और कोई ऐसे हो, हमेशा ये ऐसा ही होगा कि कोई भी सरफेस, आप सरफेस को, आप ऐनक को ऐसे रखिए, आप ऐनक को ऐसे रखिए, आप ऐनक को ऐसे रखिए, कैसे भी आप मिरर को रखिएगा, तो ये हमारा जो लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक ही प्लेन पे होगा। तो ये प्लेन आपको समझ में आएगा जब हम लोग मैथमेटिक्स का कोई लेक्चर लेके आएंगे, है ना। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी ये प्लेन, तो आपको बस ऐसे हो तो आपको समझ में आया होगा। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये प्लेन वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे टीचर इसको नहीं सॉल्व अच्छे से बताते हैं, है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जैसे एक चीज देखिए, तो होप आपको रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का आप देख सकते हैं। आप मिरर के सामने जाकर के बैठ जाइए, है ना, आपका वो प्रिसाइजली एक एक चीज आपका रिफ्लेक्ट होगा उसमें, क्योंकि लाइट है आपसे निकल रही है, मिरर पे पड़ रही है, वापस आपके आंखों में जा रही है ना। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, वो आपका एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन बता रहा है। तो होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जैसे एक चीज आपको एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है मटेरियल के बारे में, मटेरियल्स। अब बोलिएगा सर ये मटेरियल क्या है मास्टर, ये मटेरियल बता। देखिए देखो ये एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। एक मटेरियल होता है ट्रांसलूसेंट, है ना। एक मटेरियल होता है ओपेक। ये 3 गो वर्ड है। अगर तुम इसको गौर से देखोगे तो जो ट्रांसपेरेंट वैसे मटेरियल को बोलते हैं जिससे लाइट आर पार ट्रेवल करता है ना। जैसे कि आपका कांच या शीशा, या फिर जो भी आप इसको मिरर बोलिए, है ना, ग्लास, है ना। ग्लास को अगर मिरर के एक साइड वो सिल्वर का पोर्टिंग होता है, मिरर नहीं, है ना। ग्लास आप देखिए, आपके जो खिड़की दरवाजों में लगा होता है, गाड़ियों में लगा रहता है, जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, उससे क्या होता है, लाइट आप एक जगह से दूसरे जगह देख पाते हैं। आपका सन ग्लास जो आपने चश्मा लगा रखा है ना, गांधी जी वाला, तारक मेहता वाला, ये क्या है, एक ग्लास है। ये जो हम आर पार इससे देख पा रहे हैं, यानी लाइट यहां से इधर ट्रेवल कर लेती है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली पास होने दे, कुछ भी हो, वो ग्लास हो, आपका देखिएगा वो प्लास्टिक हो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो, जो आजकल देखिएगा शोरूम वगैरह में लगा रहता है ना। वो चाट गुपचुप जो बेचता है आजकल, उसमें भी लगा रहता है वो डस्ट से बचाने के लिए, ताकि डस्ट पार्टिकल उसके सामान पे आकर के ना गिरे। तो वैसा जितना भी सब्सटेंस है जो कि आपको क्या करे, लाइट को अलाउ करे, तो कंप्लीटली लाइट को पास होने के लिए, जैसे कि शीशा का ग्लास आप देखिए, है ना, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, वो भी क्या होता है, एक ग्लास का बना है। तो वो सारे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट।
ऑफ मटेरियल, वो वैसे मटेरियल, वैसा मटेरियल जिससे लाइट कंप्लीटली पास होता है, लाइट कंप्लीटली पास होता है, वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब देखिए ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ये क्या होता है, लिमिटेड लाइट को पार करने देता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ लाइट, है ना, ये कुछ पोर्शन को लाइट को पार कर, जैसे कि आप काला चश्मा, ये जो है, ये ट्रांसपेरेंट जो नॉर्मल जो चश्मे होते हैं, ये सन ग्लासेस, ये काला चश्मा आप अगर देखिएगा तो ऐसा ये इसका स्क्रीन क्या होता है, हल्का हल्का ब्लैक कर दिया जाता है, सो दैट कि जो सन का जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो सन से आ रहा है, जो धूप का जो किरण पड़ रहा है, वो थोड़ा कम हो। जैसे गर्मी के दिनों में आप मई जून में देखिएगा, जब आप बाइक चलाते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब आपको आंखों को परेशानी होती है, इसीलिए हम लोग सन ग्लासेस लगाते हैं, है ना, धूप से बचने के लिए। तो सन ग्लासेस में क्या करता है कि ये इसको लिमिटेड सप्लाई, मींस यहाँ पे जो लाइट का इंटेंसिटी है वो कम जाता है ना। ये तो वैसा जितना भी मटेरियल जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ, लिमिटेड क्वांटिटी में लाइट को पार करने दे, पास कर दे, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये हमेशा याद रखना है, ट्रांसपेरेंट समझा दिया, ट्रांसलूसेंट समझा दिया। अब एक होता है ऑपेक। ऑपेक का मतलब होता है कि जिससे लाइट, जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, लाइट को क्या कर दे, कंप्लीटली ब्लॉक, यानी जैसे कि आपका दरवाजा, ये आपका डोर है, अब आपने गेट बंद कर लिया, लाइट अब इधर नहीं जाएगा, तो ये जो आपका दरवाजा हो गया, क्या हो गया, एक ऑपेक मटेरियल हो जाएगा। जो वैसा जितना सब्सटेंस जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, वैसे मटेरियल को क्या करते हैं, ऑपेक सब्सटेंस। जो थोड़ा सा पास होने देगा, ट्रांसलूसेंट। जो कंप्लीटली पास होने देगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब एक चीज, होप आपको ये चीजों समझ में आएगा। ये मटेरियल से बीपीएससी भी या दरोगा में भी आपसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए एक चीज और आप देखिए गौर से, आप लोगों ने पता नहीं अप्रिसिएट कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक होता है शैडो, क्या बोलते हैं, परछाई हिंदी में, है ना, या छाया। शैडो क्या कहता है, शैडो देखो, एक शैडो भी दो तरह का होता है। शैडो जैसे कि आप ऐसे हैं, सनलाइट से लाइट आ रहा है, आपका इधर एक ऐसा शैडो बनेगा, है ना, ये आपका हॉरिजेंटली एक क्या बनता है, शैडो बनते हैं, है ना। लोग अपना ही शैडो देखकर ये कभी कभी रात में अकेले गलियों में जाते हैं तो डर जाते हैं, ये बोलते हैं भूत पीछा कर रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, शैडो। तो जब लाइट पास हो रहा है सभी जगह लाइट जा रहा है, और आप एक ऑपिक बॉडी के जैसा जब बिहेव करता है कोई बॉडी, तो उतना दूर में लाइट नहीं ट्रेवल करता है, तो जो डार्क रीजन जो बन जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो। शैडो क्या होता है, शैडो इज द डार्कर रीजन ऑन द स्क्रीन, जो कि एक जब उसके रास्ते में एक ऑपिक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाएगा, तो उस जो डार्कर रीजन है उसको क्या बोलेंगे, शैडो बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। अब जैसे देखिए एक चीज और होता है शैडो में, हम लोग पढ़ते हैं अंबरा। अंबरा पे एक गाना भी है जी, है ना, जहां पर लाइट एकदम नहीं पहुंचता है, जैसे रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। आप ये सब जाके टॉपिक जाके देखना प्रीवियस ईयर में, घटना चक्र वगैरह में, कि वो जितना जो सारा चीज है वो सब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पूछ चुका है जी, उसी पे सारा ही है। तो रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, जहां पर लाइट नहीं पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं, अंबरा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अंबरा कहते हैं। और एक होता है नंबरा, इसको नंबरा में NU से नहीं, PNUMBRA, नंबरा। एक अंबरा, एक नंबरा। नंबरा होता है जहां पे पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट पहुंचता है ना, पार्शियल लाइट रीचेस, जहां पे लाइट क्या हो, पार्शियली पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ नंबर। अब जैसे देखो जब रात होता है, तो रात में तो 12 बजे रात में वो कंडीशन क्या है, कंप्लीट डार्कनेस का है, तो 12 बजे रात को हम लोग क्या बोलेंगे,
उसको बोलते हैं अंबरा कंडीशन में है, उसको क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस है, उस रीजन को क्या बोलेंगे, अंबरा। लेकिन आप जब देखिएगा, जब आप सुबह का 4-5 बजे देखिएगा, तो उस समय भी सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आपको चीजें दिखने लगती हैं, है ना, आपको क्या दिखने लगती है। तो वैसे जो सुबह का जो भोर का जो समय होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं नम्बरा, जहां पे लाइट पार्शियली रीच कर रहा है। ये अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप आर्टिफिशियली कंडीशन ऐसा बनाते हैं तो उसके लिए अलग हो जाएगा। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे एक चीज हम लोग देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर कितने प्रकार का होते हैं, है ना, मिरर का स्पेलिंग लगता है गलत, हाँ डब्ल्यू, अब ठीक है। मिरर देखो, मिरर 3 प्रकार के, 2 प्रकार के मेनली मिरर होते हैं, ऐसे तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन देखो अभी मैं समझाता हूं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कॉनकेव होता है और एक होता है कॉनकेव मिरर, है ना, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये 2 तरह के मिरर होते हैं। ये दोनों स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट, अभी इसके बाद वाले सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेन मिरर, है ना, हम लोग सबसे पहले प्लेन मिरर को समझते हैं। ये इसके टाइप्स हो गए, है ना। देखिए, प्लेन मिरर से भी बीपीएससी और दरोगा में भर भर के सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। आपको नहीं विश्वास है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक जो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अगर वो प्रीवियस ईयर से नहीं मैच कर रहा है तो मेरा ये पढ़ाना, मेरा 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो व्यर्थ है। आप बच्चों, आप जाकर के देखें कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में आ रहा है कि नहीं। मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में लड़ेगा, है ना। आप इसको कंप्लीटली देख के जाइए। अब जैसे देखिए, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या कहता है? प्लेन मिरर जो आपका घर का जो ऐनक है, जिसमें आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं, अपने आप को संवारते हैं, वो प्लेन मिरर कुछ इस प्रकार का रहता है ना। आप यहां पर है, आजकल को तो देखोगे जो लड़की सब होती है, लड़की सब के लिए क्या ड्रेसिंग टेबल आता है, इतना बड़ा प्लेन मिरर रहेगा सामने में, है ना। वहां पे ऐसे टेबल चेयर बना रहेगा और दुनिया भर का यहाँ मेकअप सरियाया रहता है ना। वो क्या बोलते हैं, लॉरियल का है, तो फिर मेबेलिन का है, बहुत तरह तरह का होता है। और एकदम लड़का लोग बच के जाना इससे, ठीक है। चलिए देखो, तो कम टू द पॉइंट। ये देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लेन मिरर है, आप जितने बड़े हैं आप इसमें उतने बड़े दिखते हैं। तो प्लेन मिरर का कुछ फीचर्स होता है, अभी हम लोग यहां पे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सबके घर में होगा, है ना। फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर, देखिए इसमें जो इमेज क्या होता है, इमेज का मतलब होता है जो इसमें रिफ्लेक्शन जो बना, जैसे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना, यहां से यहां तक आपका रिफ्लेक्शन ही तो है। तो रिफ्लेक्शन के कारण एक जो आपकी, जो एक प्रकार से आपकी एक प्रतिबिंब यहां पर बना, उसी को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अब जैसे देखो, एक वहां पे होता है प्लेन मिरर का जो फीचर होगा, इसमें जो सारा इमेज जो बनेगा ना, वो हमेशा वर्चुअल इमेज रहेगा। वो क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा। अब बोलेगा सर ये वर्चुअल क्या होता है सर, हम लोग तो अभी तक ये जानते ही नहीं है। देखो, तो अगर गौर से देखोगे तो इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाए उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज, तुम लोग बचपन में पता नहीं याद है कि नहीं, तुम लोग याद रखना, वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। अगर तुम ऐसे है तो तुम्हारा इमेज प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर बोलते हैं, हमेशा रियल इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। हम लोग जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे, है ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि रेटिना पे हमारा इमेज हमेशा उल्टा बनता है और हमारा ऑप्टिकल नर्व उसको सीधा करके इंटरप्रेट करता है। तो रियल इमेज जो होगा वो हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, बस यही इसका डेफिनेशन है। इसको तुमको द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो उसको रियल इमेज कहते हैं, और विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा कैसा देगा, वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज। और ये देखना, ये इसको हम लोग उल्टा नहीं बोल करके, रियल इमेज में जो ये उल्टा हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें एक हम लोग वर्ड लिखते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा। जैसे कि तुम लोग देखा होगा ना जी, एम्बुलेंस उल्टा अक्षर में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है ना। एम्बुलेंस क्या रहेगा, मिरर इमेज देखोगे इसीलिए उल्टा रखता है, उसको लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन, जो कि जैसे लेटरल इन्वर्जन थोड़ा सा समझ लो, तो बोलेगा कि सर मास्टर ऐसे ही बता के निकल गया। देखो एक मिरर है, जैसे तुम अगर इसको ऐसे ए बनाएगा तो इधर भी ऐसा ही बनेगा, है ना। अगर तुम इसमें एस ऐसे लिखेगा तो उसमें एस तुमको ऐसा दिखता है ना। तो जब उसका लेफ्ट, उसका जो राइट है उसका लेफ्ट बन जाता है, और उसका लेफ्ट उसका राइट बन जाएगा, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। डिलीट हो गया। जब देखो एस ऐसे रहेगा ना, तो उसमें मिरर में तुमको ऐसा दिखेगा स्क्रीन पे, यह स्क्रीन है। तो इस फिनोमेना का जब लेफ्ट राइट दिखे स्क्रीन पे और राइट लेफ्ट दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी लेटरली उल्टा हो जाना। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना, है ना। चलो ये समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। चलो देखो अब यहाँ पे तुम गौर से देखो, तो ये और ये हमेशा ये हमेशा क्या होगा, रियल इमेज का प्रॉपर्टी। रियल जहां पे लगेगा, रियल इमेज अगर तुम जहां लिखेगा तो हमेशा लेटरली क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। वो क्या रहेगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। और अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, जब भी हम लोग वर्चुअल इमेज देखेंगे, लिखेंगे वर्चुअल इमेज लिखेंगे, है ना, तो वो इरेक्ट होगा, वो जैसा है वैसा, वर्चुअली इरेक्ट। यानी अगर ऐसा है तो इमेज स्क्रीन पे ऐसा ही आएगा, स्क्रीन यहाँ पे लगाओगे तो ऐसा। ये हमारा वर्चुअल इमेज हो गया। और एक इमेज जो अगर ऐसा तुम है तो वो उल्टा दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। इसको क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। अभी तुमको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिव लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम बने रहो, तुमको सब समझ में आएगा। फिजिक्स है ना जी, फिजिक्स धीरे धीरे ही समझ में आएगा। इसको 2 से 3 बार अगर आप देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग प्लेन मिरर के फीचर्स बता रहे थे। अब जैसे देखो, तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बताएगा, और वर्चुअल होगा तो हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये तुमको याद रखना है, कुछ चीजों को तुमको याद रखना है, समझा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, प्लेन मिरर जो होगा, प्लेन मिरर में वर्चुअल बनेगा, लेकिन प्लेन मिरर जो होता है ना, लेटरली इन्वर्टेड देता है। ये इसका प्रॉपर्टी है। मैं अभी देखो तुमको लेटरल इन्वर्जन समझाया अभी पीछे के स्लाइड्स पे, वो लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, उसको उल्टा बोलते हैं। सीधा उल्टा दिखेगा, उल्टा सीधा दिखेगा। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनने के साथ साथ लेटरली क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। यानी प्लेन मिरर में तुम देखेगा तुम्हारा दाहिना हाथ उधर, जब मिरर में तुम ऐनक में अपना दाहिना हाथ देखेगा तो तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा बायां हाथ हो जाएगा, और जो बायां हाथ होगा वो तुम्हारा दाहिना हाथ हो जाता है। चलिए अब इसका दूसरा जो फीचर होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। प्लेन मिरर की खासियत है, प्लेन मिरर की फीचर सही है, प्लेन मिरर का क्या है, प्रॉपर्टी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो इसमें क्या होता है ना, कि जितना कोई ए है ना, उतना बड़ा ही प्लेन मिरर में दिखता है। ये प्लेन मिरर है, मान लो अगर ये प्लेन मिरर है तो जितना बड़ा ए है, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये ऐसा नहीं कि 5 सेंटीमीटर का है तो ये छोटा इमेज हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का नहीं। इसका जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा साइज ये हमारा इसका भी होता है। तो ये प्लेन मिरर की खासियत है। साइज ऑफ इमेज, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख दिया, वर्चुअल इमेज रहेगा, लेटरली इन्वर्टेड रहता है। दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तीसरा जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या रहेगा,
सेम रहता है। अब जैसे इसमें देखो, ये जितना दूरी है ना यहाँ से, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये भी क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर रहेगा। अगर इसको प्लेन मिरर मान रहे हो तो ये भी क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। ऐसा नहीं हो कि तुम यहाँ पे रखोगे तो ये इमेज यहाँ नहीं बनेगा। मिरर में ऐसा नहीं, तुमको प्लेन मिरर में जब तुम बैठता है सामने, मिरर के सामने बैठोगे तो जितना दूर पे तुम बैठा है तुमको लगेगा उतना दूर पे जो तुम्हारा इमेज बन रहा है ना वो भी उतना ही दूर पे बैठा रहेगा। तो ये मिरर इमेज की, ये प्लेन मिरर की एक और खासियत है कि डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के क्या होता है, बराबर होता है। अब एक चीज और देखोगे, एक चीज और इसका फीचर है, इसमें क्या होता है ना कि अगर तुम इमेज के पास v स्पीड से, यूनिट डायमेंशन में मोशन चैप्टर में हम लोगों ने v को बताया है, v स्पीड से अगर किसी चीज को तुम इमेज के पहले यहां पे समझते हैं, देखो ये हमारा इमेज है, सॉरी उल्टा बन रहा है, देखो ये हमारा ऐसे, ये मान लो प्लेन मिरर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम अगर मिरर के पास v स्पीड या v वेलोसिटी से लेके जा रहे हो, इसके इधर लेके जा रहे हो, है ना, तो वो जो इमेज आएगा तुम्हारे पास इधर इधर भी लगेगा कि ये भी, तो ये 2v स्पीड से आएगा। ये इसका फीचर होता है। अगर तुम 2 मीटर पर सेकेंड से अगर बढ़ रहे हो तो ये इमेज जो होता है वो कैसे जाएगा, वो 2 मीटर 2v यानी तुम्हारे दूर है वो 4 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारी तरफ बढ़ता है ना। तो ये इस मिरर की खासियत होती है ना। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो होप आपको ये समझ में आएगा। उसी तरीके से इसका उल्टा करो। इसका उल्टा क्या करोगे, अगर तुम इसको अवे लेके जाओगे, अगर v स्पीड से इधर दूर लेके जा रहे हो मिरर, प्लेन मिरर से, तो ये भी 2v स्पीड से दूरी जाता है। तो ये आपको होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ना, उसके बाद एक चीज और देखो, बीपीएससी का एक क्वेश्चन पता नहीं 68वीं में कि 69वीं में पूछा था, उसमें तुम देखेगा तो उसमें पूछा था कि अगर आपको अपना फुल इमेज चाहिए प्लेन मिरर में, मान लो कि तुम एक मिरर का दुकान में गया, तुमको अपना ऐसा इमेज चाहिए जिसमें कि तुम पैर से, सर से लेकर के पैर तक, तुम पैर तक क्या हो फुल दिखना है, तो कितना बड़ा मिरर में तुम पूरा दिख जाएगा। तो अपने आप को फुल देखने के लिए तुमको अपने जब तुम्हारा जो हाइट है उसके हाफ का इमेज अगर उतना बड़ा मिरर लेता है, प्लेन मिरर लेगा, उसका हाफ अगर लेगा, मान लो तुम अगर 10 मीटर तुम्हारा हाइट है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए है, लिटरली नहीं समझना है, लेना है। अगर आप 10 मीटर हैं तो अपने आप को फुल इमेज, आपका फुल इमेज 5 मीटर के प्लेन मिरर में बन जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि टू सी फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर अ पर्सन रिक्वायर अ मिरर ऑफ इट एटलीस्ट हाफ ऑफ इट साइज। उससे बड़ा हो सकता है, उसका कम से कम, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर हो गया, तुमको बोलना है कि नहीं भाई हमको अपने पूरा शरीर यहां से लेकर के यहां तक मिरर में आ जाए, तो अब इतना बड़ा मिरर थोड़ी जाके मार्केट में खरीदोगे, उतना बड़ा मिरर मिलेगा भी नहीं, है ना। तो वो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी भी नहीं है। उसमें क्या होगा, जितना अगर तुम्हारा हाइट है, मान लो तुम्हारा हाइट 10 मीटर का है, तो अपने हाइट का एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, एटलीस्ट, है ना, कम से कम आपका 5 मीटर का ये चाहिए होगा, तभी आपका कंप्लीट इमेज इसमें क्या होगा, बनेगा। तभी अपने आप को, आप अपने जो मिरर है प्लेन मिरर में, आप अपने जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह में देखना चाहते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तभी वो संभव हो, तभी वो इमेज आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए दिन पूछा जा रहा है, तो तुमको ये याद रखना है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक चीज हम लोग और अभी देखते हैं, है ना, कि अगर प्लेन मिरर को थीटा डिग्री पर रोटेट किया जाएगा ना, है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे प्लेन मिरर है वो थीटा, उसका 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इंसिडेंट, अगर एक प्लेन मिरर है,
यहाँ पे देखो, अगर एक प्लेन मिरर है, उसका इंसिडेंट रे को अगर थीटा डिग्री से इंक्लाइन करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा होगा। वैसे ही जैसे v स्पीड से बढ़ रहे थे तो ये 2v से जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो है इसका थीटा। जैसे कि तुम बाल कटवाने जाओगे तो तुम्हारे, जैसे तुम यहाँ पे बैठे के बाल कटवा रहे हो तो तुम्हारे सामने एक मिरर रहता है और तुम्हारे पीछे में भी एक ऐसे मिरर रहता है। वो देखोगे, तुम गौर से देखोगे तो थोड़ा सा इंक्लाइन होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, इंक्लाइन होगा। तो और तुम देखोगे मिरर के अंदर ही बहुत सारा इमेज बनता है ना, तुम्हारा सर लगभग इनफाइनाइट दिखेगा और पीछे वाला इमेज मिरर में देखोगे तो दिखेगा। बाल जब कटवाने जाओगे तो तुमको ये चीज देखने को मिलता है। तो वो कितना नंबर ऑफ इमेज बनता है, जैसे कितना नंबर ऑफ इमेज बना उसको n से डिनोट करते हैं। जब दो प्लेन मिरर आपस में इंक्लाइन है और आप जब यहां पर हैं तो इसमें आपका कितना सारा इमेज बनेगा और इसमें कितना सारा इमेज बनेगा, वो इसका इंक्लिनेशन, ये कितना डिग्री थीटा पे झुका हुआ है ना। इसका इंक्लिनेशन क्या है, अगर एक फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा, अगर इसमें तुम्हारा 360 मान लो ये 40 डिग्री झुका दिया तो 360 बाई 40 हो जाएगा। अगर वो जैसे करके ही देख लेते हैं ना, 360 बाई 40 तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा 9, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 9। अगर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाता है, अगर 9 आ गया, एक इवन ऑड वैल्यू आ गया है ना, अगर 9 ऑड हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग ऐसे करेंगे 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी तो आपका 8 इमेज वहां पर क्या होगा, बनेगा, है ना। तो ये सिर्फ चीजों को हम लोग को समझ में रखना है। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज n बराबर क्या होता है 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी अगर दो प्लेन मिरर में आपका जो इमेज देखना है तो आप कभी बाल कटवाने जाना तो एक बार देख लेना, ठीक है। एक चीज और प्लेन मिरर के बारे में बता देते हैं। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, हम लोग देखेंगे, बस अभी आ ही रहे हैं फोकल लेंथ वगैरह का होता है, इसको याद रख लेना। फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट होता है। यही सब में देखो तुमको क्वेश्चन पूछता है और तुम एग्जाम में जाकर के तुम पढ़ के गए कुछ और, क्वेश्चन आएगा कुछ और, है ना। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जिस तरह से होनी चाहिए, आजकल के जो टीचर्स हैं, आजकल के मैं देखता हूं कुछ को छोड़ करके बहुत सारे सिर्फ जनरल स्टडीज जैसा पढ़ा देते हैं, है ना, और जनरलाइज आता नहीं है। तुम जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो तो तुमको दिखेगा कि पढ़ाया तो सब जगह उतना ही है, लेकिन एग्जाम्स में कोई कॉन्सेप्ट उसको देखो, उसको भाई तुम समझो, उसको बच्चा को छाटना है तो कुछ ना कुछ वो उसी सिलेबस, वही 10th वाला सिलेबस रहेगा, लेकिन वो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि लगेगा तुमको कि हम पढ़े हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो लगेगा कि अरे यार ये छूट गया, ये छूट गया। मींस आपने एक सही अप्रोच गाइडेंस नहीं लिया। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको प्लीज अपने सारे दोस्तों और भाइयों में शेयर करते जाना, बिकॉज यहाँ पर तुमको जनरल स्टडी, जनरलाइज टाइप से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तुमको वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा गया है। ये जो पूरा जो हमने कोर्स डिजाइन करा है ना, ये पूरा PYQ बेस्ड है भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें एनसीईआरटी नहीं है, इसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ, अब तुम एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले लोगे, उसके साथ साथ जो तुमको जो की कॉन्सेप्ट है ना, जो एनसीईआरटी तुमको डायरेक्ट नहीं लिखता है, उसके वर्डिंग में छुपा रहता है, वो को मैं निकाल करके मॉडर्न ऑफिसर्स में आपको दिया जा रहा है। तो इसको तुम अच्छे से यूटिलाइज करो। ये सारे चीजों को यूट्यूब पर आप जाकर देख लेना, इतना गहराई से आपको कोई नहीं बताया होगा। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना। अपने सारे दोस्तों, अपने जितना टेलीग्राम चैनल्स है, अपने जो स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर करो, है ना, एकदम दबा के शेयर करना इसको। चलिए अब देखिए, हम लोग कुछ एक चीज पे इंपॉर्टेंट आता है। हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ लिया, हम लोगों को अब स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। अब जैसे देखो, स्फेरिकल मिरर ऐसा था, ठीक है, अब ऐसे समझो, स्फेरिकल मिरर ऐसा था, एक स्फेयर का मतलब बॉल जैसा था, वो गलती से एक बार टूट गया, है ना, ये अगर टूट गया, ठीक है, तो जो एक जो टूटेगा, तो देखो मान लो एक ऐसे टूटेगा, एक ऐसे टूटेगा, तो जो इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग हुआ,
ये जो इसका ये रफ सरफेस है और ये शाइनी सरफेस हुआ है ना, ये जो भाग है देखो ये निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वैक्स। ये कोन जैसा निकला हुआ है, और वेक्स, वेक्स का मतलब आउट है ना, वेक्स का मतलब क्या होता है, आउट है ना। तो देखो इसका इसका जो कोन है वेक्स है, इसका जो कोन है आउट है, इसीलिए इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर। उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और यही मिरर का ये वाला जो टुकड़ा था, ये जो तुम देखोगे, ये इसका जो साइनी पार्ट इधर का था, अब ये देखो क्या है, एक कोन जैसा लग रहा है, कोना टाइप का है ना, एक गुफा जैसा लग रहा है, इसीलिए इसका नाम लगा गया कॉन। और क्योंकि कॉन का मतलब क्या होगा, अंदर, अंदर के जैसा। चम्मच देखा है ना जी, चम्मच कैसा होता है, ऐसा होता है चम्मच, चम्मच ऐसा। तो ये जो इंटीरियर पार्ट है इसको कोन बोलते हैं, और कॉन और केव जैसा है, गुफा जैसा है, इसीलिए इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। जानते हो अधिकतर बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है कि कौन कॉनकेव है और कौन कॉन्वेक्स है। तो हमेशा याद रखना, जो इस एक मिरर जो टूटा स्फेरिकल मिरर, वो एक ये इमेज एक ये जैसा बनेगा कॉन्वेक्स, और ये एक बनेगा कॉनकेव। नाम में ही उसका राज छुपा रहता है। अगर तुम देखेगा तो उसका रूट वर्ड जो अगर तुम समझ लिया ना, तो उसी में उसका क्या होगा, उसमें छिपा रहेगा। अब जैसे देखो, अब हम लोग एक चीज देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। अब जैसे देखो कुछ, अब यहां से तुम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है ये, है ना। ऑप्टिक्स से तुमको भर भर के सवाल पूछता है। अब जैसे इमेज फॉर्मेशन को तुम समझो। इमेज फॉर्मेशन अगर तुम समझ लिया तो समझ लो ऑप्टिक्स तुम पूरा का पूरा, लगभग तुम्हारा 90% ऑप्टिक्स पूरा हो गया। बाकी तो तुम्हारा फैक्ट है वो तुमको वीडियो को 2-3 बार चला के देखेगा तो तुमको समझ में आएगा। देखो कुछ इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ लॉज हैं। देखो एक बॉडी में, अगर एक बॉडी तुमको मान लो तुम अपने आंख से इसको देख रहा है, तो इसमें हजारों लाखों करोड़ों रेज निकल रहा है, एक एक सेल पे इसका रे है और तुम्हारे आंखों में जा रहा है, और तुम्हारा दिमाग इसको क्या कर रहा है, इंटरप्रेट करके कि भाई ये फलनवा है, ये ढकनवा है ना, ये गाय है, घोड़ा है, हाथी है। ये कैसे तुम्हारा आंख जज कर रहा है, तुम्हारा दिमाग कैसे यहाँ पे सेंस कर रहा है, बिकॉज ऑफ द इमेज लाइट्स कमिंग फ्रॉम द मिलियंस ऑफ लाइट्स, मिलियन ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम दिस बॉडी। और इसको तुम्हारा इमेज सेव किए हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और यहां से जब इमेज ऐसा मिलता है, देख रहा है, तो तुम्हारा दिमाग ऐसा कुछ तिगड़म लगाता है और ये तुमको पहचान लेता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन अब तुम सोचो जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इतने सारे लाइन को, इतने सारे रेस को क्या हमारे लिए संभव है समझ पाना? नहीं। तो साइंटिस्टों ने एक अच्छा सा लॉ दिया है ना, एक अच्छा सा दिमाग लिया कि देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए ना हम सिर्फ दो ही रे को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, दो ही रे को। ऐसा निकल तो बहुत सारा रहा है, लेकिन उसका जो टॉप मोस्ट और टॉप डाउन जो है, टॉप बॉटम जो है, उसका दो रे का ही इस्तेमाल करेंगे, और वहां से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को आगे करेंगे। अब जैसे देखो ये जो हमारा मिरर है कनकेव मिरर, पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। अब जैसे देखो इसमें कुछ चीज होता है, वो तुमको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार के समझ लो। देखो ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर हमेशा ऐसे रहेगा, इधर क्या है, पॉलिश किया हुआ है ना। अब जैसे देखो इसका जो रियल जो सर्कल था, ये किसी स्फेरिकल का पार्ट है ना जी, तो इसका जो रियल जो सर्कल ऐसे था, जो इसका टुकड़ा है, उसका एक सेंटर होगा, उसका क्या होगा, एक सेंटर था, है ना। अब तो ये तुमको पार्ट तो टूट गया है, उससे बना हुआ मिरर है, तो इस जो सेंटर से जो यहां तक लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेंटर को ही हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इसी के जैसा इतना ही एक और यहां से होगा, यानी एक कर्वेचर, यानी इसका क्या है, कर्व वाला पार्ट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ।
तुम इसको ध्यान से रखेगा। जो अब जैसे देखो एक पर तुम देखेगा तो एक रेडियस के जैसा ही है, तुम मैथ में पढ़ा होगा, डायमीटर बराबर 2r होता है ना, ऐसे हमारा ये सर्कल है, ये हमारा डायमीटर होता है, यहाँ सेंटर है, तो दो रेडियस जब रेडियस को जोड़ते हैं 2r इज इक्वल टू डायमीटर, उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्फेरिकल है, स्फेरिकल का एक रेडियस, तो जो इसका रेडियस का एक टुकड़ा था उसको फोकल लेंथ बोलेंगे, और ये दोनों जब जुट जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2f से, तो यानी c बराबर क्या हो जाएगा 2f, यानी दो फोकल लेंथ को अगर हम जोड़ते हैं ये वाला और ये वाला को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी यहां से यहां तक का हमको डिस्टेंस, ये तुम इसको रेफरेंस से समझ सकते हो डायमीटर से, है ना, दो जैसे रेडियस रहता था ना सेंटर, सर्कल पढ़ा होगा तो उसमें जानता होगा, तो ये सारा चीज है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, सेंटर को फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को c, और यहां को बोलते हैं पोल, इसको क्या बोलते हैं पोल। होप तुमको ये समझ में आ गया होगा, यहां से तुमको इसको नोट डाउन कहीं कर लो, ये तुमको समझ में आएगा। अब जैसे देखो ये समझ में गया, एक बार फिर से बता देता हूं, ये कनकेव मिरर है ना, ये कनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला है ना, और ये इसका नॉन शाइनी पार्ट है, इमेज इधर बनेगा, तो ये इसका फोकस हो गया सेंटर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से मत कंफ्यूज हो जाना है, फोकस उसका सेंटर को फोकस बोलते हैं ना, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F से करते हैं, इसको P से करते हैं। अब जैसे एक चीज और, इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ लॉज होता है ना, कुछ लॉज होता है, जैसे कि अब तुम यहाँ पे ये तुम्हारा फोकस हो गया है ना, इसको फोकस मानो, और मान लो तुम्हारा, अब जैसे कुछ लॉज है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, और ये तुम्हारा पोल है। अब कुछ लॉज है, जैसे कि हम लोगों ने बताया तुमको अभी थोड़ा देर पहले, यहाँ पर तुम जब देखेगा तो मिलियंस ऑफ लाइट जो जा रहा है इमेज फॉर्मेशन के लिए, जब हम लोग उसको फिजिक्स में समझेंगे तो मात्र हम लोग दो रे का ही रेफरेंस लेकर के इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। बस उसको समझने से पहले एक चीज और देखना है तुमको, देखो ये है कि अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब कहीं उनको उसका पता नहीं कि लाइट कहां से आ रहा है, अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से आ रहा है, मिरर के पे पड़ रहा है, तो वो हमेशा अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो कहां से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा, ये तुमको याद रख लेना है। यानी इंसिडेंट रे ये हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से आएगा तो वो टकरा करके कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये तुमको याद रख लेना है, रूल नंबर 1 है ना। रूल फर्स्ट में, अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट आ रहा है, इनफाइनाइट से, तो वो पास थ्रू फोकस। उसी का उल्टा, अगर कोई लाइट ऐसे देखो पास थ्रू फोकस ऐसे करके, यार अब दूसरा जो कंडीशन है यहां देखो, ये तुम्हारा पोल, ये तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो लाइट फोकस से जा रहा है ना, फोकस से पार कर रहा है, ऐसे कर, एक मिनट, अगर कोई लाइट फोकस से पार करे, मान लो फोकस ये है, फोकस से पार कर लाइट जाएगा, है ना, अगर ऐसे पास करेगा लाइट तो वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द फोकल लेंथ, एक मिनट, वो क्या करेगा, ऐसे पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल है ना, ये फोकस है। ये दोनों तुमको समझ में रखना, इमेज फॉर्मेशन के लिए ये दोनों लाइट तुमको, अगर फोकस से, इसी का उल्टा है, अगर इधर से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, फोकस से पार करेगा, अगर फोकस से जाएगा तो इनफाइनाइट से पार करेगा। एक इसमें और होता है, अगर ये हमारा, ये 3 केस तुम ध्यान से रखना, फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो होगा वो अगर ऐसे है, यहाँ पे एंगल होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से भी इक्वली एंगल बनाते हुए लेके जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों तुमको याद रखना है। अब जैसे देखो ये इमेज फॉर्मेशन में ये कंडीशन है, ये दूसरा रूल तुमको समझ में रखना। तीसरा जो इसी का उल्टा हो गया वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ठीक इसका रिवर्स, है ना। ये केस 1, ये केस 2 और ये केस 3, ये केस 3 समझ लो। चौथा जो केस होगा, अगर कोई लाइट जो है, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है और ये कनकेव इमेज या पे पड़ेगा, है ना, तो अगर ये ऐसे आया इसी पाथ से ये वापस जाएगा, ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया इंसिडेंट हुआ, इसी पाथ पे ये बैक कर जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए तुमको 4 तरह का केस बताया है ना, इसमें हम लोग सिर्फ 2 कोई केस लेकर के इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये चीज को अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग कुछ डायमेंशन और कुछ कन्वेंशन है, इमेज कन्वेंशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इमेज कन्वेंशन बोलते हैं, है ना। इसमें इधर का जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम लोग यू से डिनोट कर देंगे और यू हमेशा माइनस लेते हैं, है ना, वी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना। ये सारा चीज अभी हम लोग बस अभी तुम लेंस में ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा ये इमेज कन्वेंशन। अब जैसे देखो हम लोग देखेंगे तो होप तुमको ये वाला समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर कोई पैरेलल टू फोकस आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, है ना, वो फोकस से पार करेगा। अगर कोई फोकस से लाइट जा रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा, पैरेलल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर इंसिडेंट पोल पे पड़ रहा है ना, एंगल से पड़ रहा है तो उसी एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट होगा। अगर चौथा केस, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट आ रहा है तो उसी पाथ पर ये वापस चला जाएगा। तो ये जो 4 गो रूल है ना, ये तुमको याद होना चाहिए। ये तुम कॉपी में नोट डाउन कर लो कहीं पे और इसको कुछ प्रैक्टिस करके देखो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम एक स्केल ले लेना, है ना, एकदम सीधा सीधा बनाना, अच्छा से कंपास से अच्छा से आर्क बनाना। अगर तुम देखेगा, अभी जब हम इमेज फॉर्मेशन तुमको सिखाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन में तुम देखेगा कि इसको तुम डायरेक्ट बना सकता है ना, एकदम एग्जैक्ट कटेगा। ऐसे तुम यहाँ से पैरेलल ले जाएगा ना, एकदम यहाँ से आप सीधा लाइन पड़ेगा, देखना है वो एकदम सीधा रहेगा, फोकस से ही पार करेगा, है ना। अगर तुम फोकस से किया, अगर यहाँ से अगर लाइट किया तो ये यहाँ से पास करेगा। अगर पोल से सेम एंगल ले किया प्रोटेक्टर से तो यहां से ऐसे पास करेगा। फिर तीसरा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो उसी पे बैक कर जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाई, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी दरोगा में ये सारा क्वेश्चंस बहुत पूछता है। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, सबसे पहले कॉनकेव मिरर का ही ज्यादा यूज होता है ना। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, तुमको कन्वेंशन सारा सिखा दिया, रूल समझा दिया। अब देखो केस होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब किसी ऑब्जेक्ट का ही ना आएगा जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, इनफाइनाइट है, मतलब हमको दिख नहीं रहा है ना। तो ये केस, पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पे है, तो उसका देखो इमेज कैसे बनेगा, ये पूछता है ना, ये तुमको ध्यान से रखना है। ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट। मान लो कोई तो 2 ही रे लेके चलना है हमको, तो मान लो इनफाइनाइट हमको पता नहीं है कहां से आ रहा है, तो हम लोग पहला लॉ में, रूल में क्या सीखे हैं, अगर कोई इनफाइनाइट से रे आ रहा है तो वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। वो फोकस से पास करेगा, कहां से पास करेगा, फोकस से पास। देखो तो यहां पे भी लाइट आया, इनफाइनाइट से आया और ये फोकस से पार कर गया। तो जहां पर जो रे बाइसेक्ट होता है, कटता है, मीट करता है ना, इंटरसेक्ट करता है, वहीं पे इमेज बनता है। 2 रे जहां पे बाइसेक्ट करेगा, दोनों इंसिडेंट, दोनों 2 रे जो हम लोग समझने के लिए लिए थे, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर तुम ऐसे देखो, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे आएगा, पोजीशन ऑफ इमेज अगर तुम लिखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो गया, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज कहां हो गया, एट फोकस, है ना। जब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पे, और उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब उसका साइज देखो, उसका जो साइज ऑफ इमेज रहेगा, साइज ऑफ इमेज, इसको तुम अपने मैथ के कॉपी में भी बना के देख सकता है कोई व्हाइट पेपर पे, वो हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड, तुमको मतलब दिखेगा ही नहीं, इमेज उसका दिखेगा ही नहीं। ऐसे भी तुम देखो ना, प्लेन कोई भी कनकेव मिरर देख लो, अब उसको तुम
दूर का तुमको दिखता है लेकिन उसका इमेज बन रहा होता है लेकिन तुमको दिखेगा नहीं, वो हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा? साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड रहेगा। और उसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेचर उसका कैसा रहेगा? वो कैसा है, उल्टा या सीधा? तो रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज बनेगा तो वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। तो ये केस 1 है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है? इनफाइनाइट पर है। फिर से देख लो एक बार, लाइट दो रे ही लेके चलेंगे हम लोग। 2 रे लेके आया भाई, देखो इधर से ये ऐसे गया, ये दोनों रे ऐसे गया और यहां से फोकस से पास करेगा, और ये भी ऐसे गया और फोकस से पास किया। और हमें पता है कि जहां पर दोनों कट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। बना कहाँ है? पोजीशन ऑफ इमेज फोकस के बना। नेचर का साइज ऑफ इमेज कैसा है? बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल इमेज है। नहीं, अगर इमेज ऐसा था, अगर ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा बनेगा, है ना। और ये रियल इमेज बनेगा और ये इन्वर्टेड। रियल इमेज कहने का मतलब क्या होगा? जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड किया जा सके, और वर्चुअल इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेंड ना किया जाए। तो जो रियल इमेज होगा कनकेव के केस में वो इन्वर्टेड होगा। हमारा जो लेंस है, जो है ह्यूमन आई का लेंस, जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि हमारा जो लेंस का ह्यूमन, जो हमारे आंख का जो लेंस है उसके में भी रियल इमेज बनता है और वो इन्वर्टेड होता है। चलिए, तो केस नंबर 1 इसको तुम अपने 2-3 बार प्रैक्टिस करके कॉपी पे देखेगा स्केल से, ठीक है। स्केल से अच्छे से करके देखेगा तो तुमको समझ में आएगा। चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट कहां है अब देखो ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट जो हमारा है इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। बिटवीन यहां पे लगा देते हैं, हिंदी में लिख रहा था। बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे देखो अब देखो क्या बनेगा। यही हमारा कनकेव मिरर, क्योंकि हम लोग कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। ये इसका फोकस हो गया, है ना, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट छोड़ के, अब देखो अब ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट यहां है, इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में है। अब देखो पहला है कि अब देखो 2 लाइट लेके चलना है, इसका हम लोग को पता है 2 लाइट। अब यहां से देखो इनफाइनाइट से जा रहा है ना, पैरेलल जाएगा तो कहां से फोकस करेगा? पैरेलल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से काटेगा? इंसिडेंट रे है ये जाएगा फोकस से पार करेगा। ये कहां पास करेगा? फोकस से पार करेगा। ये कहां पे पार करेगा? फोकस से पार करेगा। और एक यहां से वाला ले लिए और दूसरा लॉ लेंगे। अगर हम फोकस से पार कराते हैं, है ना, देखो फोकस यहां से पार किया, दूसरा रॉ, दूसरा रे लेंगे तो ये देखो कहां पे कट करेगा। जहां पे कट करेगा वहीं पे इमेज बनता है। कहां पे कट करेगा, है ना, ये हमारा देखो इसको तुम अगर स्केल से बनाएगा ना बाबू तो तुम्हारा एकदम अच्छा से बनेगा। यहां देखो ये पैरेलल जाएगा, देखो इमेज कहां पे कट किया? यहां पे कट किया। 2 रे लेके ही हमको चलना है। एक रे हम लोग यहां से पैरेलली भेजे, दोनों लॉ को फॉलो करते हैं। पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पास थ्रू फोकस। देखो ये फोकस से पास किया। दूसरा रे जो है हमारा कहां जा रहा है? फोकस से पास कर रहा है और ये पैरेलल हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जहां जो कट किया ये इमेज देखो यही बनेगा। ये कहा ये इमेज हमारा ऐसा इमेज वहां पे ऑब्टेन होगा। पता नहीं तुमको ये देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन तुम एक बार कॉपी पे अगर इसको करके देखेगा इमेज यहां बनेगा। तो ये कब है? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और उसका जो दोनों रे है। अब जैसे इसको देखो प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ? इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एफ एंड सी के बीच से। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एफ एंड सी के बीच में इमेज बनेगा। इमेज का साइज कैसा होगा? इमेज का जो साइज बना वो कैसा हो जाएगा? वो इससे छोटा बनेगा। देखो ये कितना बड़ा था और ये देखो इससे छोटा बनेगा। ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड। इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा हो जाएगा? नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा? ये भी रियल होगा और एक इन्वर्टेड होगा।
ये क्या हो जाएगा, रियल ऑफ इन्वर्टेड। तो ये पता है तुमको केस दे करके, तुम अगर देखोगे, देखो तुमको हम दिखा देते हैं। अगर बीपीएससी का तुम पता नहीं क्वेश्चन, वो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखे थे, देखो फर्स्ट स्लाइड में देखो 67 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, है ना। ये मिरर कैसा है ना, देखो ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। अपना इमेज, देखो कैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, अपना इमेज उससे बड़ा है तो बताइए उस किस मिरर के पीछे खड़ा है। तो अगर तुमको ये नहीं दिख समझ में आएगा, इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम कंफ्यूज करोगे एग्जाम में, वहां जाकर के बोलोगे कि सर ढेंचू ढेटू कुछ हमको तो समझ में नहीं आया, तो है ना। तो ये मिरर, वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो कन्वेक्स मिरर उसका आंसर था, है ना। तो जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तब, ये तो दूसरा केस हो गया हमारा। पहला केस हम लोगों ने देख लिया जब इमेज हमारा कहाँ है, जब हमारा पहला केस में इमेज इनफाइनाइट के पास है, दूसरा केस में इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब जैसे देखो तीसरा केस, तीसरा में अब ऑब्जेक्ट एट, देखो कहाँ लिखेंगे, अब ऑब्जेक्ट जो है एट सी रहेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट है, बार बार इमेज गलती से भूल आ गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लो भाई, ये हमारा कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर हो गया। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस। देखो फोकस ऐसे मन के जहां मन ले लेना, एक तुम एज्यूम करना कि ये सर्कल बनेगा उसका सेंटर फोकस कहाँ है, ऐसा कि यहां ले लिया तो पता चला कि तुम गलत लेगा, है ना। इसीलिए इसको एकदम ज्योमेट्री से बनाना है ना। देखो और सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं लेंगे जो मैंने बताया ना, यहां देखो इसका आर्क यहां आ रहा है तो यहां पे इसका सी लेंगे। अगर तुम उल्टा पुल्टा लेगा ना तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन गलत बनेगा। इसको पेंसिल से ट्राई करेगा तो तुमको दिखेगा। अब जैसे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, लो हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर, हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, सी के पास है। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सी के पास है। देखो लाइट दो रे लेके देंगे, यहां से लाइट चला, पहला लॉ क्या कहता है, पैरेलल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। पैरेलल टू फोकस अगर जाएगा, पैरेलल टू अगर मिरर जाएगा इनफाइनाइट से जाएगा तो कहां से पास करेगा, वो पास करेगा हमारा भैया फोकस से। वो कहां से पार करेगा, फोकस से। इसको तुम स्केल से बनाना, ठीक है। देखो फोकस से पास किया, चलो अब दूसरा लेंगे। दूसरा लॉ में दूसरा क्या बोलेगा कि अगर कोई फोकस से पास करता है, ये 3-4 बार तुम प्रैक्टिस करेगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कहां होगा, इसको लाइन को अगर तुम मिलाएगा, देखो तो जहां पर था वहीं पर इमेज बना। देखो ये इमेज बना यहां पर, कट यहीं पे किया, ये दोनों जो रे जहां पे कट किया है वहीं पे इमेज बनेगा। तो तुम देखेगा अगर सी पर है, अगर सी के पास है तो इमेज भी सी पे बना है। तो इमेज फॉर्मेशन यहां पे हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारा एट सी, यानी जहां पर है वहीं पर। इसका साइज जब देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहां बन गया, ये हमारा सी पे बनेगा। इसका साइज जो देखेंगे, साइज ऑफ इमेज जब देखेंगे तो ये जितना बड़ा, अगर मान लो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा, तो सेम साइज हो जाएगा। और ये पिछले बार बीपीएससी में 68वीं का क्वेश्चन, सॉरी 69th बीपीएससी का क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स का, ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है ना। सेम साइज हो जाएगा, सेम साइज, जैसा इमेज का, जैसा ऑब्जेक्ट का है वैसा ही इमेज बनेगा। अब इसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज तुम अगर देख रहा है तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये रियल इमेज बनेगा। रियल का मतलब उल्टा, समझा, रियल, रियल का मतलब रियल और इन्वर्टेड साथ से चलता है। रियल का मतलब उल्टा नहीं होता है, सॉरी। रियल इमेज मतलब जो स्क्रीन पर तुमको दिखेगा, जैसे प्रोजेक्टर देखता है ना जी, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर एक ऐसे करके जो पहले फिल्म चलाता था वैसे एक पर्दा लगाता था और यहां से लाइट मारता था, है ना। तो यहीं पे एक्चुअल में वो चल यहीं पे रहा होता है, अब बस तुमको यहां पर एक पर्दा पे लगेगा कि सारा इमेज बन रहा है। तो जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए उसी को रियल इमेज बोलता है। और रियल इमेज हमेशा उल्टा चलता है। ये फिल्म वगैरह तुम देखे होंगे ना, सिनेमा हॉल, पुराने जमाने वाले सिनेमा हॉल, उसमें तुमको दिखेगा, है ना।
तो ये रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना। नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा कैसा, साइज तो सेम साइज का होगा। तो तीसरा केस हो गया। अब चौथा केस हम लोग देखते हैं। चौथा केस जो है, अब इमेज जैसे देखो पहले हमारा इमेज कहां पे था, देखो हम लोग पहले इमेज कहां रखे, इनफाइनाइट रखे, फिर हम लोग बिटवीन इनफाइनाइट एंड पहले यहाँ पे देखो अगर मान लो फोकस है और ये पोल है और ये हमारा इमेज है, पहले हम लोग इमेज इनफाइनाइट रखे, फिर हम लोग इमेज बियॉन्ड सी रखे या बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे, फिर इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। अब हम लोग इमेज जो रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। अब यहां पर हम लोग बस टेस्ट कर रहे हैं कि इमेज कहां हम लोग यहां से चले सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, फिर यहाँ पहले इनफाइनाइट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, फिर फोकस पे बनेगा। तो वैसे कैसे कर करके हम लोग अभी चौथा नंबर के केस में अभी हम लोग ये वाला केस देखेंगे। अभी जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में है। तो लो सी एंड एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखो, ये हमारा मिरर, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, इसका यहाँ पे फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन को ज्वाइन कराते हैं, है ना। अब देखो हमारा इमेज कहाँ है, लो इमेज को रख दिए यहाँ पर, पहला लॉ पैरेलल एक लाइट भेजो, एक रे कहां से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से, ये फोकस से क्या है इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब एक जो है यहां से पास कराएंगे, यहां से पास कराने के बाद कहां जाएगा, ये फोकस जब पास कराते हैं तो कहां जाता है, पैरेलल हो जाता है लाइट। अब देखो ये यहां जाके कट किया। अब इसको हम अगर ऐसे करके खींचेंगे, ऐसे करके इसको लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अब देखो इमेज जो हमारा बन रहा है, यहां पे कट किया है, यहां पे कट किया है लाइन, थोड़ा सा देख लेना स्ट्रेट बनेगा, है ना। अब देखो, अब देखिएगा तो ये इमेज कहां बना, सी के इधर, यानी जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं इमेज हमारा नीचे से इधर भाग रहा है ना। तो जब सी और एफ के बीच में बनेगा तो इमेज का जो फॉर्मेशन बनेगा, इमेज हमारा कहां पे बना है, देखो देखो ना, ये सब चीज को फिजिक्स क्या है, फील करने का चीज है। तो देखो कहां बना है, इमेज बनेगा हमारा बियॉन्ड सी, इमेज कहां बना, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बनेगा। अब साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज देखो, नहीं अगर तुम एग्जाम में कभी भूलो ना तो फटाफट इसको तुम रफ पेज में कर भी सकते हो। साइज देखो क्या होगा, लार्जर देन, लार्जर साइज, इससे देखो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ये देखो 2 सेंटीमीटर है तो कम से कम तो बनेगा तो 8 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, तो ये हो जाएगा लार्जर हो जाएगा। और इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर तो वही चलेगा रियल, क्योंकि उल्टा बन रहा है, और इन्वर्टेड तो होगा ही। तो ये 4 केस तुमको याद रखना है। एक लास्ट केस हम यहीं पे तुमको बता देते हैं, एक लास्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट अब यहां पर था, अब देखो ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे फोकस पे। अगर जो अब ऑब्जेक्ट है अगर फोकस पे है, अब ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे, यानी यहां से देख लेते हैं, ये हमारा मिरर, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट हम यहां पे खड़ा कर देंगे, अब देखो लाइट चलेगा। तो अब देखो हम जो रे ले रहे हैं थोड़ा सा दूसरा लॉ का यूज करेंगे। देखो यहां से एक रे चलेगा, हमको पता है रे जब टकराएगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अब यहां से हम फोकस तो नहीं जाएंगे, तो हम तीसरा जो लॉ था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला वो लेंगे रे, इसीलिए वहां पे वो बताया था, यहां से पास करेगा और ये जो है ये मीट ही नहीं करेगा, है ना। ये इमेज कहां बनेगा, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा। तो एट फोकस में इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस के पास है, तो उसका इमेज इनफाइनाइट में बनेगा, उसका इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट, मतलब उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, हमको तुम बनेगा लेकिन तुमको दिखेगा नहीं, है ना। उसका जो साइज होगा हाईली इनलार्ज बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, हाईली इनलार्ज्ड, उसको क्या बोलेंगे, हाईली, बहुत बड़ा इमेज बनेगा लेकिन तुमको दिखेगा नहीं, हाईली इनलार्ज बनेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, हाईली, और नेचर अभी भी इसका क्या रहेगा, नेचर जो हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ऐसा ही उल्टा, लेकिन तुम बहुत बड़ा इमेज बनेगा, तुमको दिखेगा ही नहीं, वो इतना बड़ा बनेगा, मतलब अनंत में बनेगा, है ना। तो ये 5वां केस हो गया।
तो होप तुमको ये समझ में आया होगा। तुम इसको गौर से देखेगा ना तो तुमको एक एक चीज 4-5 बार इसको प्रैक्टिस करेगा, तुम्हारा दिमाग में एकदम नस नस में धंसा दिए हैं, इस तरह से पढ़ाए हैं। छठा केस देख लो इसका, छठा केस अगर तुम इसका देखेगा, 6th केस। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा अब बिटवीन पोल एंड फोकस के पास रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, देखो यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहले ऑब्जेक्ट यहां रखे इनफाइनाइट, फिर यहां रखे, फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ये दोनों के बीच में रखे, फिर फोकस पे रखे। अब ऑब्जेक्ट हम यहां रख रहे हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट यहां पे, चलो कुछ नहीं करना है, बस जैसा जो रूल है उसको बस फॉलो करते जाओ। पैरेलल फोकस से पास करेगा, कर लिया ना पास फोकस से। अब देखो ये इंसिडेंट यहां बनेगा, है ना, इंसिडेंट यहां बनेगा, और ये यहां से पास करेगा, और ये यहां से पास करेगा। तो जब भी ये पोल है हमारा, जब भी याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, अब जब इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड पोल जब रहेगा, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल बनेगा। वो इमेज देखो ऐसा बनता है वर्चुअल, तो बुक में देखेगा तो वर्चुअल ऐसे बनता है ना, इधर इधर चला जाएगा इमेज, ये तुमको याद रखना। और ये जो वर्चुअल होगा जहां पे जाकर के कट करेगा, ये तुमको ऐसा इमेज दिखेगा। ये तुमको इमेज कैसा दिखेगा, ऐसा इमेज। जब तुम इसको इधर बढ़ाएगा तो वर्चुअल, यानी अब इमेज तुमको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, है ना। ये अब इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा क्या, हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा कहां पे बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब तुमको वही प्लेन मिरर जैसा जो तुमको शुरू में प्लेन मिरर पढ़ाए थे, अब तुमको लगेगा कि मिरर के पीछे बना हुआ है। जैसे प्लेन मिरर में होता है ना, तुम जाओ मिरर के सामने बैठ जाओ, लगेगा किसी के पीछे, लेकिन एक्चुअल में रहता है नहीं, वो स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं हो रहा, इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और इमेज का जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, प्लेन मिरर जैसा, है ना। वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल के साथ साथ वो इमेज सीधा बनेगा। अभी तक लेटरली इन्वर्टेड बनते आ रहा था, लेकिन छठा केस में जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कैसा बनेगा, अब इरेक्ट बनेगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। अब देखो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, साइज ऑफ इमेज हमारी जो हो जाएगी, ये इनलार्ज्ड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इनलार्ज, यानी इससे बड़ा बनेगा। ये मान लो 2 बनेगा तो ये कम से कम 12 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन था किससे, ये इमेज फॉर्मेशन था कनकेव मिरर के बारे में। अब हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक आज का क्लास का है, वो हम लोग अब अगला वीडियो और अगला जो टॉपिक होगा सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब जैसे देखो जो लास्ट है इमेज फॉर्मेशन बाई, आज का इसको खत्म करेंगे, इसको करा करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना, आधा पार्ट सेकंड में, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ये बस छोटा सा चीज है, कन्वेक्स मिरर। अभी देखो ये वाला हम लोगों ने देखा, ये कनकेव मिरर। अब जो ये कनकेव मिरर हमको ऐसा दिखता है, केव जैसा रहता है। अब एक होता है मिरर कन्वेक्स मिरर, देखो ये होता है, इसमें इधर रहेगा पॉलिश किया हुआ, है ना। इसका देखो, इसका भी लगभग वैसे ही रहेगा, है ना। इसका देखो जो फोकस, इसमें 2 चीज रखो, एक इसका फोकस यहां रहता है और इसका एक फोकस तो ऐसे अंदर रहेगा, लेकिन हम लोग इमेज चूंकि चमकीला भाग बाहर है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है ना, देखो यहां पे कन्वेक्स मिरर में बताते हैं, ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पे है, तो वही रूल फॉलो करेगा। रूल फॉलो करने के बाद कहां से जाएगा, ये फोकस से पार करेगा, ये जैसे उसमें चल रहा है। और जो दूसरा लाइट लेते हैं हम कहां से लेते हैं, इनफाइनाइट से ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट में है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है। और ये जो इमेज है किसके द्वारा बन रहा है, कन्वेक्स मिरर के द्वारा बन रहा है। और दूसरा जो लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा वो भी फोकस से पार करेगा। वो जो लॉ है ना भाई, वो लॉ एकदम सेम है। ये मेरे को थोड़ा मिटाने दो, है ना। तो इमेज कहां पे बनेगा, कन्वेक्स मिरर हो गया है ना। इमेज हमारा बनेगा फोकस के पास, फोकस के पास पड़ेगा। और इसका जो साइज होगा
साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा इमेज का हाईली डिमिनिश्ड, ये भी बहुत छोटा बनेगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। ये देखो 3-4 बार तुम प्रैक्टिस करेगा तभी तुमको समझ में आएगा, है ना। एक बार देख करके अभी तुमको समझ में आ जाएगा, फिर लेकिन 3-4 दिन बाद तुम भुलाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज अगर तुम देखोगे, इसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाता है। देखो एक चीज हमेशा स्टार मार्क करके लिख लो, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा मिरर बनाता है, वर्चुअल। रियल इमेज सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है, वो भी सिर्फ 5 केस तक, 6ठा केस में वो भी वर्चुअल इमेज बनाने लगता है। तो याद रखना कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू वर्चुअल इमेज। अगला चीज और बस 2 मिनट और, कन्वेक्स मिरर हो गया, हमेशा ये वर्चुअल बनाएगा, इसका ये केस नंबर फर्स्ट है ना। फिर दूसरा केस देखो, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये हमारा इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी देखो, इसमें इसका फोकस वगैरह हम लोग ये वर्चुअली लेते हैं, एक्चुअल में इसका जो होता है ना, ये सारा इधर होता है, इसका फोकस और ये इधर होता है। इसका 2 ही केस होता है, या तो फोकस के पास, है ना, या तो इन्फिनिटी, या तो ये इसमें नहीं लिखो, ऐसा तुम कंफ्यूज होगा, इसका फोकस वगैरह मत लिखो, ये बस हम लोग वर्चुअली लेते हैं, है ना। ये हम इसका क्या होगा, वर्चुअली हो जाता है। देखो अगर तुम इसको गौर से देखेगा, ये तुम्हारा वर्चुअली है, एक्चुअल में इसका जो फोकस तो ये हो गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन हम इसको वर्चुअली ले रहे हैं क्योंकि मिरर ही कन्वेक्स है, निकला हुआ है, बल्ज आउट है ना। तो उसमें दूसरा जो केस लेते हैं, पहला केस हम लोगों ने क्या लिया, पहला केस लिया इन्फिनिटी पर, जब हमको दिख नहीं रहा था। अगला है जस्ट उसको लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर। दूसरा जो केस है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर कहीं पे भी है मिरर के फ्रंट पर, तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये इसका फोकस, वर्चुअल फोकस, है ना, ये हमेशा ये दोनों के बीच में ही बनेगा। कहीं पे भी लोगे, अगर यहाँ पे लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कहीं पे भी इमेज को रखोगे, है ना, तो वो यही दोनों के बीच, पोल और फोकस के बीच ही इमेज बनेगा, है ना। और ये जो इमेज रहेगा, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे जो होता है, इमेज फॉर्मेशन जो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा जो बनेगा पोल और फोकस के बीच में रहेगा, और इमेज डिमिनिश्ड रहेगा। इमेज का साइज कैसा रहेगा, इमेज डिमिनिश्ड रहेगा। साइज कैसा रह जाएगा, इसका साइज डिमिनिश्ड हो गया, है ना। और इसका जो ये रहेगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो इसका बेहतर यूज मोटरसाइकिल चलाओगे तो वहां पर देखोगे उसमें कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। जितना भी जो व्हीकल है, जितना भी जो गाड़ी है, व्हीकल है, उस सब में जो पीछे का जो मिरर होता है, जो रियर व्यू के लिए यूज किया जाता है, पीछे देखने के लिए। जब गाड़ी चलते हो तो पीछे में शीशा दिखता है ना, बगल में विंडशील्ड के पास 2 शीशा लगा, ऐसे कार में ऐसे अगर तुम्हारा ये गाड़ी है ऐसे, तो यहाँ पर एक मिरर रहता है और एक मिरर यहां रहता है। तो ये जो सारा मिरर होता है ना, ये सब कन्वेक्स मिरर होता है। तो तुम बोलेगा सर कनकेव मिरर काहे नहीं है, तो कनकेव मिरर यही रहेगा। अगर कन्वेक्स मिरर रहेगा तभी देखो इन फ्रंट ऑफ मिरर कोई भी आएगा तो हमेशा ये क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा और उससे छोटा दिखेगा। और उससे क्या होगा, अगर मान लो ट्रक, अगर इतना बड़ा पीछे से ट्रक आ रहा है तो वो उसका इमेज इसमें छोटा बनेगा, तुमको दिख जाएगा कि यहाँ पे ट्रक आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसमें रियर व्यू मिरर के लिए आरवीएम के लिए क्या यूज करते हैं, हमेशा कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। हमेशा कौन सा मिरर यूज करें, क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा इमेज को एक छोटा करके इमेज इसमें दिखा देगा। अगर सोचो मान लो इसमें प्लेन मिरर लगाएंगे तो मान लो गाड़ी तुम्हारा कार यहां चल रहा है और ये ट्रक हमारा पीछे आ गया, तो ट्रक का सिर्फ हेडलाइट इसमें दिखेगा, तो तुमको दिख नहीं पाएगा कि इसमें
ट्रक है कि क्या है ना। तो इसीलिए तुमको बेहतर विजिबिलिटी नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग रियर व्यू मिरर जितने भी बाइक वगैरह है सब में हम लोग कन्वेक्स मिरर का ही यूज करेंगे। ट्रक में, बस में, जहां जाओगे सब में वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड को इसमें तुमको दिखा देगा, है ना। पूरा का जो बैकग्राउंड का जो इसमें यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे बैल है, गाय है, सब का छोटा छोटा इमेज तुमको यहाँ पे दिखेगा। तुम यहाँ पे ड्राइवर सीट पे बैठे हो, अपना गाड़ी चला रहे हो, तो तुम यहाँ से सब कुछ अपना देख करके अपने पोजीशन से ड्राइविंग कर सकते हो। तो ये होता है इसका मेन काम कॉन्वेक्स मिरर का यूज में, कॉन्वेक्स मिरर का यूज में। अब देखो थोड़ा सा इसका मेन जो यूज है कॉन्वेक्स मिरर का, यही करते हैं। और दूसरा जो है इसका एक कन्वेक्स मिरर का ये काम है रिफ्लेक्टर का। रिफ्लेक्टर लैंप जो होता है ना, जैसे इसका जो ऐसे रिफ्लेक्टर लैंप में भी यूज करता है कि ऐसे लाइट जो होता है इसको मैक्सिमम स्प्रेड करने के लिए, से तुम्हारा जो स्टेडियम वगैरह जाएगा ना, तो वहां पर जो लाइट का जो ग्लास लगा रहेगा ऊपर में, जो उसका जो बड़ा बड़ा जो लाइट रहता है स्टेडियम में, वो ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, क्योंकि देखो ये इसमें क्या है, लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर सकता है ना। लाइट क्या करेगा, यहाँ पे भी जाएगा, इस कोना में भी लाइट, लेकिन कन्वेक्स में ये एक ही जगह करता है ना, ये एक जगह पे फोकस करता है। तो इसको ये इसके कारण से इसको हम मैक्सिमम जगह पे एज अ बड़ा बड़ा जो लाइट होता है वहां पे यूज करते हैं। अब जैसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी जो अदर कमीशन है ऑफिसर्स की भर्ती करते उससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। कनकेव मिरर का सबसे पहला यूज होता है शेविंग ग्लास। शेविंग करने के लिए शेविंग ग्लास में तुम्हारा कौन सा यूज होता है, तुम्हारा कनकेव मिरर यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर तुमको अपना मुंह देखना है, अगर तुम देखेगा वो सब जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को एकदम पूरा नाक के पास ले जाएगा, तो मान लो तुम्हारा ये ऐसा चेहरा है, अभी मान लो तुम्हारा ये आंख हो गया, नाक के पास हो गया, या फिर मान लो कुछ उसको डार्क पिंपल्स वगैरह है, तो उसको एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास में मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा देखेगा, और उसका इमेज चूंकि बड़ा दिखता है और तो उसमें शेविंग ग्लास जैसा उसको दिखता है। फिर अगला दूसरा क्या है, इसको एज अ रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स में यूज करते हैं। देख लेते हैं कैसे हेडलाइट्स में यूज करते हैं। देखो हेडलाइट का काम क्या है, ये हमारा गाड़ी है, ये हमारा गाड़ी है, यहाँ पे हेडलाइट में हम लोग हमेशा कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर, क्योंकि हेडलाइट देखते हो एक बीम ऑफ लाइट देता है ना, बीम ऑफ लाइट, ताकि तुमको दिखे। इधर उधर लाइट ऐसा नहीं कि जला दिया तो इधर उधर, बस बीम ऑफ लाइट के लिए। देखो लाइट का क्या होता है ना, मिरर ऐसे लगा रहता है उसमें, और उसमें एक बीच में ऑब्जेक्ट रहता है ना, या फिर अब उसका लाइट यहाँ पे लगा रहेगा। अब यहां से क्या होगा, इमेज जब पैरेलली जाएगा तो वो सब फोकस्ड हो जाता है, इसीलिए तुमको लाइट एक बीम के जैसा दिखता है। इसीलिए हेडलाइट में हम लोग क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर में। सर्च लाइट में क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। सोलर कुकर में भी इसका ही यूज करते हैं। सोलर कुकर क्या रहता है ना, ऐसे एक ब्लैक कलर का फिल्म लगा हुआ, और यहाँ पे खाना रख दो और उसमें बस सन में ले जाके रख दो, और ये क्या हुआ, कनकेव मिरर चारों तरफ लगा रहता है ब्लैक कलर का। और ये सब लाइट को क्या कर, तुम लोग देखा है ना जी बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना, जिससे वो सीआईडी वगैरह सर्च करता है, उसमें देखोगे हम लोग क्या करते हैं ना बचपन में, ये एक माचिस का तीली रखते थे और ये सनलाइट आता था, और इसको एक जगह से सनलाइट क्या करता था, एक फोकस्ड कर देता था, पूरा लाइट को यहाँ पे करता था, और इसको रखे रहते थे तो हमारा हाथ जलता था। कभी कभी हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, इस पे इसका फोकस को क्या करते, इस पे लाइट पे इस पे ले जाते थे और ये जल जाता था, है ना, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाता था। तो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, लेकिन वो हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस में पढ़ेंगे, लेकिन बस तुमको समझने के लिए बता दिया, है ना। उसमें हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस में देखेंगे, वो एक प्रकार का लेंस होता है। तो ये आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, शेविंग मिरर में हेडलाइट्स में यूज करते हैं, सोलर कुकर में यूज करते हैं, है ना। लाइट को कहीं पे एक जगह पे देखने के लिए हमारा डॉक्टर के द्वारा भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये डॉक्टर और डेंटिस्ट के द्वारा। डेंटिस्ट हमारे मुंह में वैसे वो अपना वो कनकेव मिरर लगा करके देखता है, क्योंकि कनकेव मिरर हमेशा क्या देता है, इनलार्ज इमेज देगा, इसीलिए वो तुमको
डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ वो तुम्हारा चेकअप अच्छे से कर पाता है। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा, और कन्वेक्स मिरर का भी समझ में आ गया होगा। मेनली इसका रियर व्यू मिरर जो बताया है कन्वेक्स में और कनकेव में इतना सारा यूजेस कर लेना, तुम देख लेना। बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा है, भर भर के क्वेश्चन पूछा है। आई होप तुमको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगला जो और जो आने रिफ्रैक्शन वगैरह और जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पार्ट 2 इसका जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे। आई होप तुमको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे से एंजॉय करो, खूब पढ़ो, है ना। खूब सारा आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, इसको शेयर करते जाओ, है ना। ये लैपटॉप हमारा हैंग हो गया। तब तक के लिए बाय बाय।